नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब बिहार में द्वितीय चरण का जो मतदान होना है उनमें प्रमुख है पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा सीट। आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन 12 विधानसभा सीट में के अंतर्गत कौन से दल किस समीकरण के तहत अभी बढ़त बनाती हुई दिख रही है और कौन सा दल और कौन सा गठबंधन पिछड़ती हुई दिख रही है। तो हम शुरुआत करते हैं रक्सौल विधानसभा सीट से। रक्सौल से वर्तमान में वहां पर जो विधायक हैं वो है बीजेपी के प्रमोद कुमार सिन्हा। कोयरी समाज से आते हैं। इस समाज का मात्र 5,000 वोट है। यहाँ कुर्मी जाति का वोट 15,000 है और इनका मुकाबला इस बार रक्सौल विधानसभा सीट पर हो रहा है श्याम बिहारी प्रसाद से, जो कि शिवहर की पूर्व सांसद रमा देवी की देवर हैं। पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं श्याम बिहारी प्रसाद। ब्रिज बिहारी प्रसाद उनके सगे भाई हैं। तो ये इस बार श्याम बिहारी प्रसाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। रक्सौल से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं वो 2015 में, जब इनको लगभग 21,000 वोट मिला था। अगर हम बात करें कि इस बार की संभावना किसकी है, तो बहुत अधिक माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार का चुनाव सामाजिक समीकरणों के आधार पर ही लड़ा और जीता जाता है। मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, तो मुद्दों के आधार पर अगर हम तुलना करें तो मुद्दों के आधार पर भी इस बार जो बिहार की परिस्थिति है, मैंने पहले भी बताया है कि मुद्दों के आधार पर भी महागठबंधन कहीं से भी पीछे नहीं है। नीतीश कुमार ने जितनी भी घोषणाएं की हैं विगत दिनों में और जो सरकारी नौकरी का मामला चला, उसका श्रेय जनता की अदालत में तो तेजस्वी यादव के खाते में ही जा रहा है। चाहे वो फ्री बिजली करने का मामला हो, चाहे वो फिर 125 यूनिट तक या फिर पेंशन बढ़ाने की बात हो, ये सब माना ऐसा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के दबाव के कारण ही नीतीश कुमार ने ऐसा किया। वरना नीतीश कुमार तो कहा करते थे कि पैसा कहां से लाओगे, बाप के घर से या फिर होटवार जेल से। ठीक है, इसीलिए मुद्दे हैं, साथ ही सामाजिक समीकरण। तो अगर हम बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में ये जो बीजेपी के प्रमोद कुमार सिन्हा है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के रामबाबू यादव को चुनाव में हराया था 36,923 वोट से। लेकिन आप सीधा जोड़िए 36,923 वोट से इनकी हार हुई थी कांग्रेस के उम्मीदवार की, और इस बार कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिया है श्याम बिहारी प्रसाद को। इसके अलावे पिछले बार जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे सुरेश कुमार यादव, उनको मिला था 28,593 वोट। ये वोट किसके खाते में जा रहा है, सोच के देखिए। श्याम बिहारी प्रसाद कलवार जाति से आते हैं, तो कलवार जाति का वोट कहां जाएगा? ये अगर श्याम बिहारी प्रसाद उम्मीदवार नहीं थे पिछली बार, तो ये वोट मिला था बीजेपी को। पारंपरिक रूप से वैसे वर्ग बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, तो ये वोट इस बार श्याम बिहारी प्रसाद, चूंकि कलवार जाति के बड़े नेता है, उनके साथ जाता हुआ दिख रहा है। साथ ही यादव मतदाता, जो पिछली बार रामबाबू यादव को वोट देने वाले मतदाता थे, जो 44,000 वोट मिला था कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे रामबाबू यादव को। इसके अलावा सुरेश यादव भी थे, जिनको मैंने बताया 28,000 वोट मिला था। साथ ही जो बीएसपी के उम्मीदवार थे अजय कुमार सिंह, इनको भी वोट जो मिला था वो बीजेपी के खिलाफ का वोट है। अगर सब वोट को आप जोड़ देंगे तो वहां पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि श्याम बिहारी प्रसाद चुनाव जीतते हुए आपको नजर आएंगे। और इस बार चूंकि मुकाबला आमने सामने का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच, ठीक है। और इसके अलावा जो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं वो कुर्मी जाति से आते हैं, वहां पे कपिल देव प्रसाद, ठीक है, ये कुर्मी जाति के हैं। तो कोयरी और कुर्मी का वोट, जो बीजेपी का उम्मीदवार कोयरी जाति के हैं, तो निश्चित रूप से वो कुर्मी वोट जन स्वराज काट रही है, और जन स्वराज के निशाने पर यहां भी बीजेपी का उम्मीदवार था। इसीलिए स्पष्ट रूप से यहां पर रक्सौल विधानसभा सीट में इस बार कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम सुगौली विधानसभा सीट की। सुगौली विधानसभा सीट में इस बार लोक जनशक्ति पार्टी लड़ रही है। पिछली बार एनडीए से वीआईपी लड़ी थी, ठीक है। वहां पर रामचंद्र साहनी वीआईपी के उम्मीदवार थे और आरजेडी के उम्मीदवार थे शशि भूषण सिंह, जिनकी जीत हुई थी। लगभग 3,000 वोट से वो जीते थे।
इस बार शशिभूषण सिंह को वीआईपी से टिकट मिला, लेकिन नामांकन में गड़बड़ी के कारण उनका नाम रद्द हो गया, नामांकन रद्द हो गया। उसके बदले मुकेश सहनी ने श्याम किशोर चौधरी, जो कि जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार हैं, उनको समर्थन दे दिया है। मुकेश सहनी ने वीआईपी के टिकट उम्मीदवार वीआईपी के हिस्से में गई थी वो सुगौली विधानसभा सीट, और एलजेपीआर से लड़ रहे हैं बबलू गुप्ता। धन्ना सेठ है बबलू गुप्ता, पैसे के बल पे एक अलग प्रकार का ऑरा डेवलप किया है, लेकिन इनकी दिक्कत यह है कि जन स्वराज ने वहां से एक अजय झा स्थानीय समाज सेवी को टिकट दिया है, और सुगौली विधानसभा सीट में एनडीए के लिए एक बड़ी ताकत रही है ब्राह्मण वोट। ठीक है, तो अजय झा के साथ आज ब्राह्मण वोट स्पष्ट दिख रहा है वहां, इसीलिए यहां भी आप कह सकते हैं कि वीआईपी के उम्मीदवार कड़ी टक्कर में है बबलू गुप्ता के साथ। राजेश गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता जो एलजेपीआर के उम्मीदवार हैं, लेकिन आज भी आप कह सकते हैं कि बबलू गुप्ता एलजेपीआर के उम्मीदवार को एज मिलता हुआ दिख रहा है सुगौली विधानसभा सीट पर। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम नरकटिया विधानसभा सीट की। यहां से वर्तमान में विधायक है समीम अहमद आरजेडी के, और इनके खिलाफ विशाल कुमार को टिकट दिया है जदयू ने। जेडीयू ने विशाल कुमार को जो टिकट दिया है वो विशाल कुमार है कलवार जाति से। ठीक है, विशाल कुमार कलवार जाति के हैं, लेकिन समीम अहमद की जो प्रतिष्ठा है वहां पर, व्यक्तिगत जो पॉपुलरिटी है, ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर है, तो पार्टी से ज्यादा समीम अहमद की व्यक्तिगत लोकप्रियता के कारण डॉक्टर समीम अहमद पिछली बार भी चुनाव जीते थे। ठीक है, और वहां पर चूंकि डॉक्टर समीम अहमद आरजेडी के उम्मीदवार हैं, तो यादव और मुसलमान एकजुट है। साथ ही विशाल कुमार जो जदयू के उम्मीदवार हैं वो कलवार जाति से आते हैं, लेकिन चूंकि इस विधानसभा सीट में कुशवाहा केवल इस विधानसभा सीट में नहीं बल्कि पूरे पूर्वी चंपारण में जितनी बड़ी संख्या में महागठबंधन ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया है, उसका असर यहां भी दिखता है कि यादव मुसलमान के साथ साथ आप इस बार कुशवाहा जाति को भी पूरे चंपारण में आप महागठबंधन के खाते में डाल सकते हैं, और इसका बड़ा असर दिख रहा है, और ये असर नरकटिया में भी दिख रहा है। इसलिए आरजेडी के उम्मीदवार समीम अहमद यहां से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चौथा विधानसभा सीट है, 12 विधानसभा सीट है पूर्वी चंपारण जिले में। चौथा विधानसभा सीट है हरसिद्धि, सुरक्षित विधानसभा सीट है। वर्तमान में यहां से बीजेपी के कृष्णनंदन पासवान बीजेपी के उम्मीदवार भी है, पिछली बार भी जीते हुए थे। ठीक है, और आरजेडी ने राजेंद्र राम को उम्मीदवार बनाया है यहां से। ठीक है, और यहां व्यक्तिगत साख बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी लगातार है इनके खिलाफ, कृष्णनंदन पासवान के खिलाफ। आपको याद होगा जब इस नीतीश कुमार की सरकार में इस बार इनको मंत्री बनाया गया था, तो इन्होंने मंत्री बनने का श्रेय दिया था बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह को, और भाव विवल होकर रोने लगे थे कृष्णनंदन पासवान। ठीक है, तो व्यक्तिगत साख पर एंटी इनकम्बेंसी है इनके खिलाफ, लेकिन चूंकि पार्टी का समीकरण यहां पर हरसिद्धि में इतना मजबूत है बीजेपी के पक्ष में, जिस कारण से राजेंद्र राम इनको चुनौती नहीं दे पा रहे हैं आज के दिन में। ठीक है, यहाँ पर जो स्थानीय समीकरण है, जातिगत समीकरण हो या फिर पार्टी का भी जो जिस प्रकार का काम है यहाँ पर, उसके कारण, और मुसलमान मतदाता भी है हरसिद्धि में, तो यहाँ का एक पैटर्न रहा है। चूंकि यहाँ जातिगत आधार पर उम्मीदवार नहीं होता, सुरक्षित सीट है, इसीलिए ध्रुवीकरण कराने में बीजेपी को आसानी होती है, धार्मिक ध्रुवीकरण कराने में। तो उसका लाभ हरसिद्धि में कृष्णनंदन पासवान को मिल सकता है, तो बीजेपी यह सीट निकाल सकती है। गोविंदगंज विधानसभा सीट, पिछली बार बीजेपी के सुनील मणि तिवारी यहां गोविंदगंज विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीता था, और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था पिछली बार। आपको याद होगा कि जो बड़ा पत्रकार रवीश कुमार हैं, रवीश कुमार के भाई ब्रजेश पांडे पिछली बार चुनाव लड़े थे, और इनको 28,000 लगभग वोट से, 27,780 वोट से बीजेपी के टिकट पर सुनील मणि तिवारी ने इनको हराया था। ठीक है, एलजेपी के उम्मीदवार के रूप में राजू तिवारी को 31,000 वोट मिला था, 31,461 वोट। तो इस बार चूंकि राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, बीजेपी का वोट इनमें ऐड कर रहा है,
एलजेपी इनको जो 31,000 वोट मिला वो भी ऐड कर रहा है। तो ये इनके विरोधी वोट जो है में उतना बंटवारा नहीं है। इसलिए भी बंटवारा नहीं है कि चूंकि शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहाँ पर, वो भूमिहार जाति से आते हैं और ये जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पे जो जातिगत समीकरण बनता है, चूंकि इस विधानसभा सीट में ब्राह्मण जाति के मतदाताओं की संख्या है, भूमिहार जाति भी है, तो भूमिहार भी, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष पार्टी से उम्मीदवार है शशि भूषण राय, तो उनको वोट बांटेंगे वो। लेकिन फिर भी जो एनडीए का समीकरण है प्लस राजू तिवारी का व्यक्तिगत वोट है, दबंग है राजू तिवारी, ब्राह्मण नेता के रूप में एक पहचान है, इसलिए इस विधानसभा सीट पर चूंकि अगर आप देखेंगे 90 से लेकर लगातार देखेंगे अगर, तो वहां से ब्राह्मण उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर राजू तिवारी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इनकी जीत लगभग आप कह सकते हैं तय होगी। शालिनी मिश्रा केसरिया विधानसभा सीट से भूमिहार जाति के उम्मीदवार है, इनके खिलाफ डॉक्टर राजेश कुमार को केसरिया में महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है इस बार। ठीक है, केसरिया में महागठबंधन के उम्मीदवार है डॉक्टर राजेश कुमार, ये कोई समाज से आते हैं। ठीक है, राजेश कुमार, और मुकाबला अच्छा होगा। लेकिन डॉक्टर शालिनी मिश्रा का क्या है ना कि यहां भी केसरिया में भी जो ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार की संख्या अच्छी खासी है, साथ ही अति पिछड़ा वोट बैंक और नीतीश कुमार के काफी नजदीकी के रूप में इनकी पहचान है। ठीक है, तो और ये कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता रहे, मोतिहारी के पूर्व में सांसद रहे, मधुकर मिश्र, कमला मिश्र मधुकर के पुत्री हैं केसरिया शालिनी मिश्रा। ठीक है, तो इसका भी लाभ जो है इनको मिलता हुआ दिखता है। और यहाँ पर चूंकि जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं और उनको भी ठीक ठाक वोट जो है पप्पू खान काटते हुए दिख रहे हैं। वैसे अंतिम क्षणों में मुस्लिम वोट की भी गोलबंदी होनी है। ठीक है, तो इसका लाभ मिल सकता है डॉक्टर राजेश कुमार को कुशवाहा, डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा जो है उनको। ठीक है, ये भी एमबीबीएस डॉक्टर है। ठीक है, तो लेकिन अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि लाभ की स्थिति में आज भी शालिनी मिश्रा है। शालिनी मिश्रा की जीत भी लगभग आप कह सकते हैं कि सुनिश्चित मान सकते हैं आप। इसके अलावा अगला विधानसभा सीट है 7वां कल्याणपुर विधानसभा सीट। यहां से मनोज यादव आरजेडी के उम्मीदवार है, पिछली बार भी लड़े थे और जीते भी थे। मनोज यादव सिटिंग एमएलए है वहां, पिछली बार भी इन्होंने जो चुनाव जीता था उसमें सचिंद्र प्रसाद सिंह को ही बहुत कम मतों से हराया था। ठीक है, मात्र 1193 वोट से ये मनोज यादव चुनाव जीते थे। लेकिन इधर 5 वर्षों के अंदर सचिंद्र सिंह की साख काफी गिरी है। ठीक है, कई स्कैंडल में भी कुछ में इनका नाम आया है, इस कारण से इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा गिरी है। और इस बार जो परिस्थिति वहां पर डेवलप कर रही है उसमें आप कह सकते हैं कि आरजेडी की जीत नहीं कहिए बल्कि ये कहिए सचिंद्र सिंह की हार है। इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, इनके खिलाफ नफरत का माहौल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विद्रोह वाली स्थिति है। इस कारण से सचिंद्र सिंह ये सीट हारते हुए दिखेंगे आपको कल्याणपुर विधानसभा सीट पर। और आरजेडी के उम्मीदवार मनोज यादव सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कल्याणपुर में। इसके बाद पिपरा विधानसभा सीट, श्याम बाबू प्रसाद यादव वर्तमान में विधायक है, यहां से बीजेपी की टिकट पर जीते हुए हैं और पिछली बार इन्होंने सीपीआईएम के उम्मीदवार राजमंगल प्रसाद को यहां से चुनाव में हराया था। राजमंगल प्रसाद भी कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा जाति को पूरा महागठबंधन ने कस के टिकट बांटा है इस बार, और इसका लाभ जो है मिलता हुआ मैं रिपीट कर रहा हूं, महागठबंधन के उम्मीदवार को मिलता हुआ दिख रहा है। तो पिपरा में श्याम बाबू यादव जो बीजेपी के उम्मीदवार है, इनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं श्याम बाबू प्रसाद यादव। 2020 में भी जीते थे, इसके पहले 2015 में भी जीते थे। ठीक है, और इसका फायदा चूंकि राजमंगल प्रसाद भी लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, 15 में भी लड़े, 20 में भी लड़े, 20 में तो सेकंड पोजीशन पर आए थे वो और बहुत कम मतों से हार हुई थी इनकी। तो इसका लाभ जो है इस बार सीपीआईएम के उम्मीदवार श्याम बाबू यादव को मिलता, राजमंगल प्रसाद को मिलता हुआ दिख रहा है। और वहां जनसुराज का जो उम्मीदवार है सुबोध यादव इस विधानसभा सीट पर बीजेपी का वोट काटते हुए दिखेंगे आपको।
क्योंकि ये वो इलाका है मित्रों, पिपरा विधानसभा सीट, जहां मुसलमानों की भी संख्या ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। तो यहाँ पर यादव जाति के लोग पारंपरिक रूप से आप देखेंगे कि बीजेपी के लिए वोट करते हैं। और सुबोध यादव जनसुराज के उम्मीदवार ये पहले पूर्व में विधायक रहे आरजेडी से ही, शिवजी राय के पुत्र हैं। तो पुराना इतिहास है, राजनीतिक परिवार से आते हैं। तो इसका लाभ जो है शिवजी सुबोध यादव को मिलता हुआ दिखता है। मतलब लाभ सुबोध यादव का और नुकसान भारतीय जनता पार्टी का। लगातार जनता के साथ रहने का लाभ राजमंगल प्रसाद को मिलता हुआ दिख रहा है और महागठबंधन का वोट इनके साथ इंटैक्ट है। इसलिए इनकी जीत भी लगभग इस बार मतलब अच्छी स्थिति में है। इनकी जीत की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा मधुबन से बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं राणा रणधीर सिंह। ठीक है, राणा रणधीर सिंह के भाई एक लड़ रहे हैं जनसुराज की टिकट पर, जनसुराज में कर रहा हूं, AIMIM की टिकट पर। ठीक है, खैर, और यहां से भी आरजेडी ने फिर एक कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। तो महागठबंधन के उम्मीदवार जो कुशवाहा हैं, आप देखिए कितने उम्मीदवारों कुशवाहा को महागठबंधन ने इस बार केवल इस इलाके से टिकट दिया है। एक तो हो गए आपको सबसे पहले डॉक्टर राजेश कुमार, राजमंगल प्रसाद और फिर संध्या रानी कुशवाहा। ठीक है, इस मधुबन से इसके संध्या रानी कुशवाहा, 3 कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को लड़ाया है आरजेडी ने। ठीक है, तो इसका लाभ संध्या रानी कुशवाहा को इस बार क्या है ना, संध्या रानी कुशवाहा की स्थिति अच्छी होने का कारण क्या है समझिए। ये सबसे पहला चीज है कि संध्या रानी कुशवाहा को आरजेडी का वोट तो मिल ही रहा है, मुस्लिम यादव एक साथ है। इसके अलावा कुशवाहा वोट पूरा मिल रहा है, साथ ही मिल रहा है इस विधानसभा सीट पर जो मुकेश सहनी का जो वोट है, केवट, बिंद, मल्लाह, इन जातियों का वोट भी ऐड हो रहा है और इसका लाभ मिलता हुआ संध्या रानी कुशवाहा को दिख रहा है मधुबन विधानसभा सीट पर। ठीक है, वही स्थिति है आप कह सकते हैं मोतिहारी में भी। मोतिहारी में भी आरजेडी के उम्मीदवार देवा गुप्ता ने नाक में दम कर दिया है बीजेपी के लगातार चुनाव जीतने वाले प्रमोद कुमार को। वर्तमान में मंत्री भी है प्रमोद कुमार, कानू जाति से आते हैं। कानू हलवाई जानते हैं ना, कानू जाति जो भुजा भूजने वाला काम करते हैं और हलवाई जो मिठाई बनाते हैं। ठीक है, तो ये वैसे वर्ग से ही है, कानू है। और उनके सामने देवा गुप्ता जो आरजेडी के, जिनकी पत्नी मेयर हैं और मेयर तब चुनी गई जब राधा मोहन सिंह के उम्मीदवार को हराकर। कहा जाता है कि राधा मोहन सिंह का चंपारण में सबसे बड़ा कद अगर किसी का है तो चंपारण वो इलाका है जहां 2015 में भी जब बीजेपी अपना सबसे खराब प्रदर्शन कर रही थी तब भी चंपारण ने ही बीजेपी की लाज बचाई थी और उसका बड़ा श्रेय गया था 2 नेताओं को चंपारण का, एक राधा मोहन सिंह मोतिहारी, दूसरा पश्चिमी चंपारण में बेतिया के सांसद संजय जायसवाल को। लेकिन इन दोनों नेताओं का किला इस बार महागठबंधन ढाती हुई दिख रही है। उसका एक और कारण मैं बताऊं, मोतिहारी में बीजेपी क्यों कमजोर हो रही है, लगातार जीतने वाले प्रमोद कुमार क्यों चुनाव में इस बार संकट में है, इसलिए है कि वहां से मोतिहारी में देवा गुप्ता को तो टिकट दिया ही है आरजेडी ने। इससे पहले क्या होता था आप वहां देखेंगे कि इतना मजबूत उम्मीदवार इससे पहले कभी नहीं मिला था। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है कि वहां एक भूमिहार जाति के भी जदयू के नेता दिव्यांशु भारद्वाज भी चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है वहां की भूमिहार जाति का मत दिव्यांशु भारद्वाज पूरा का पूरा काटते हुए दिख रहे हैं। साथ ही जनसुराज के उम्मीदवार है वहां से डॉक्टर अतुल कुमार, ये भी MBBS डॉक्टर है। ठीक है, और काफी लोकप्रिय है मोतिहारी में इनकी जो पहचान है वो गरीब समर्थक है, गरीबों का केयर करने वाले हैं। कई गरीब जो मरीज होते हैं उनसे फीस नहीं लेते, मुफ्त में दवाइयां देते हैं। तो इस प्रकार की पहचान है डॉक्टर अतुल कुमार की और ये कास्ट जाति से आते हैं और कास्ट समाज का वोट मोतिहारी में भी अच्छी खासी संख्या में है। तो इसीलिए बीजेपी का वोट चूंकि बट रहा है, दिव्यांशु भारद्वाज बीजेपी का वोट काट रहे हैं, डॉक्टर अतुल कुमार बीजेपी का वोट काट रहे हैं, कलवार उम्मीदवार है देवा गुप्ता जो कि बीजेपी का पारंपरिक मतदाता रहा है तो उसका भी वोट उम्मीदवार है
जब देवा गुप्ता, तो उसका भी वोट कट रहा है। तो इस कारण से बीजेपी का वोट तो कट ही रहा है, लेकिन बीजेपी विरोधी जो वोट है मुसलमान यादव, साथ में इस बार कुशवाहा जुड़ रहा है, साथ में इस बार जुड़ रहा है मल्लाह केवट जुड़ रहा है। तो इन सब कारणों से देवा गुप्ता प्रमोद कुमार पर भारी पड़ रहे हैं और प्रमोद कुमार संकट में है। यहां भी उसी प्रकार से चिरैया विधानसभा सीट, जहां से लाल बाबू प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तेली जाति से आते हैं लाल बाबू प्रसाद, ठीक है, और इनका मुकाबला है लक्ष्मी नारायण यादव से, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार है लक्ष्मी नारायण यादव, ठीक है, इनके साथ इनका मुकाबला है। पिछली बार लाल बाबू प्रसाद ने 62,000 वोट लाकर आरजेडी के अच्छे लाल यादव को हराया था, और लक्ष्मी नारायण यादव निर्दलीय लड़ गए थे और उनको भी 16,000 लगभग वोट जो है इनको भी मिला था, ठीक है। इंडिपेंडेंट एक थे अवनीश कुमार सिंह, वो भी लड़े थे, 11,430 वोट मिला था। इसके अलावा इंडिपेंडेंट संजय कुमार भी लड़े थे। तो जो बीजेपी विरोधी वोट है इस बार, चूंकि उम्मीदवार जो हैं आप कह सकते हैं कि केवल जन सुराज में संजय सिंह एक है जो कि वोट इनका काटेंगे, राजपूत का वोट कटेगा वहां, ठीक है, लेकिन सॉरी भूमिहार का वोट कटेगा संजय सिंह के द्वारा, लेकिन जो एंटी बीजेपी वोट है वो इंटैक्ट है। यहां पर यादव, कुशवाहा, मुसलमान, केवट, बिंद, ये सब जो समीकरण है ये इंटैक्ट है। इस कारण से यहां भी लक्ष्मी नारायण यादव भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। और जो 12वां विधानसभा सीट है ढाका, पवन जायसवाल वर्तमान विधायक है वहां से, इस बार उनके खिलाफ पिछली बार की तरह ही चुनाव लड़ रहे हैं फैसल रहमान। फैसल रहमान के वो चिंता की बात नहीं है पवन जायसवाल के लिए। पवन जायसवाल निर्दलीय भी चुनाव जीता है उन्होंने, ठीक है, पिछली बार भी उनकी जीत 10,000 वोट से हुई थी, फैसल रहमान को हराया था। इस बार इनके लिए दिक्कत यह है कि वहां से जन सुराज ने तेली जाति के वैश्य वर्ग से एक उम्मीदवार डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद को टिकट दिया है, और ये भी इनकी भी प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, एक एमबीबीएस डॉक्टर के रूप में काफी लोकप्रिय है। सोशल जो सामाजिक काम होता है उसमें भी काफी सक्रिय रहते हैं डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, और तेली जाति से है। तो वैसे वोट जो है बट रहा है, जो कि बीजेपी का आधार वोट है, ठीक है, और इनकी लोकप्रियता, जन सुराज का उम्मीदवार होना, पवन जायसवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जो आरजेडी के उम्मीदवार फैसल रहमान की मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो एनडीए के लिए इस मोतिहारी जिले में स्थिति बहुत ही विकट है। हरसिद्धि विधानसभा सीट, गोविंदगंज 2 विधानसभा सीट, ठीक है, इसके अलावे सुगौली 3 विधानसभा सीट, और 3 विधानसभा सीट में एनडीए को आप सुरक्षित मान सकते हैं। सुगौली से बबलू गुप्ता, ठीक है, इसके अलावे हरसिद्धि कृष्णनंदन पासवान 2, गोविंदगंज 3, केसरिया 4, ठीक है, इन 4 सीट के अलावे 8 सीटों पर महागठबंधन मजबूत स्थिति में है। एनडीए के हाथ से अधिकतर सीटें निकलती हुई दिखेगी आपको। पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो ये जो इलाका है पूर्वी चंपारण का, ठीक है, इसमें एनडीए काफी मजबूत पड़ी थी, ठीक है, ये इस बार जो है ये इनके खिलाफ जा रहा है। एनडीए के महागठबंधन के पक्ष में 8-4 से आंकड़ा पूर्वी चंपारण में महागठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।